नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 27 में स्वागत है। दोस्तों, पुनर्जन्म हमेशा से जहां पर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है, वहीं से इसको लेकर बहुत विवाद भी होते रहे हैं। और अगर आप देखें तो सनातन धर्म की परिकल्पना या सनातन धर्म के बारे में हम बात भी नहीं कर सकते अगर हम पुनर्जन्म की बात ना करें या फिर जन्म मरण के चक्र की बात ना करें, क्योंकि वो सनातन धर्म के केंद्र में आते हैं। और इसीलिए दोस्तों, मैंने इस चैनल पर 2 वीडियो ऑलरेडी पुनर्जन्म पर बना रखी है। एक वीडियो में मैंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने जो भी रिसर्च कर रखी है पुनर्जन्म में, जो भी केसेस डॉक्यूमेंट किए उन्होंने, उसको प्रेजेंट किया था। और दूसरी वीडियो में मैंने वेद, पुराण और उपनिषदों में जो हमें साक्ष्य मिलते हैं पुनर्जन्म के, उसके बारे में बताया था। तो अब ये तीसरी वीडियो बनाने की जरूरत क्या है? तीसरी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया वाली, उसमें कई लोगों को लग सकता है कि यूनिवर्सिटी पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए फ्रॉड भी कर सकती है, या फिर उनके केसेस जो उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं वो कितने सच है ये हमें नहीं पता है। और दूसरी वीडियो जो मैंने की थी वो केवल और केवल जो ग्रंथों में दिया है, वेदों में, उपनिषदों में या पुराणों में दिया है, उस पर चर्चा की थी। तो उस पर अगर आपका श्रद्धा भाव है तो आप मानिए, नहीं तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ। तो इसलिए वो दोनों वीडियो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं है, ऑडियंस के लिए कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग केवल गणित, विज्ञान और कॉमन सेंस की बात करेंगे और सनातन धर्म में वर्णित पुनर्जन्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी विज्ञान में यूनिवर्स की उत्पत्ति को लेकर जो सबसे ज्यादा प्रचलित थ्योरी है वो है बिग बैंग। और बिग बैंग जस्ट कोरी कल्पना नहीं है, इसमें धीरे धीरे ऐसे सबूत मिले हैं जो बिग बैंग की थ्योरी को और मजबूत करते हैं। और इनमें जो सबसे बड़ा सबूत मिला है वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR। और CMBR की बदौलत हमें ये पता चला है कि यूनिवर्स हमारा जो था वो पहले गर्म था और बाद में धीरे धीरे ठंडा होकर हमारी गैलेक्सीज बनी है, प्लैनेट्स बने हैं, स्टार्स बने हैं। तो इसकी ये पुष्टि करता है जो बिग बैंग से मैच करती है। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि जो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं या फिर हमारे स्पेस का एक्सपेंशन है जो लगातार फैलता चला जा रहा है, वो बिग बैंग का आधार है। तो अभी के लिए, जो अभी के विज्ञान में बिग बैंग की थ्योरी सबसे ज्यादा मजबूत थ्योरी मानी जाती है यूनिवर्स की उत्पत्ति के पीछे। तो आज की वीडियो में हम बिग बैंग को ही आधार बनाकर सनातन धर्म में जो वर्णित पुनर्जन्म है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बिग बैंग के पहले क्या हुआ था यहाँ तक तो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले 50-60 सालों में, 100 सालों में हमें थोड़ा बहुत और कुछ पता चल जाए। लेकिन बिग बैंग के बारे में जो अभी हमें पता है वो ये पता है कि उसकी शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई थी। अब सिंगुलैरिटी क्या है? सिंगुलैरिटी एक इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट मान लिया गया है कि उसमें जितने भी मैटर हैं जो भी हमें दिखते हैं उसमें एकदम कॉम्पैक्ट रूप से विद्यमान था। मतलब कोई एक पॉइंट था, एटम से भी छोटा, बहुत छोटा पॉइंट, इन्फिनिट डेंसिटी का, और जिसका आयतन मतलब वॉल्यूम कुछ भी नहीं था, ऑलमोस्ट जीरो था, ऐसा कोई पॉइंट था, उसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं। और उसी में विस्फोट हुआ और बिग बैंग हुआ। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि जब भी हम एटॉमिक लेवल के नीचे जाते हैं, सब एटॉमिक स्तर पर जाते हैं, तो हमारी क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करती। जिस फिजिक्स से हम अपनी दुनिया जी रहे हैं, कार चला रहे हैं या बड़े बड़े काम कर रहे हैं, न्यूटन की फिजिक्स, वो वहां पर काम नहीं करती है। तो जब हम बिग बैंग की बात करेंगे, सिंगुलैरिटी की बात करेंगे, तो हमें वहां पर क्वांटम फिजिक्स लगानी पड़ेगी। अब क्वांटम फिजिक्स लगाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि उस सिंगुलैरिटी में कुछ क्वांटम फ्लक्चुएशन हुए होंगे जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स निकल के आया। और जब भी कोई इवेंट होता है सब एटॉमिक लेवल पर, तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि हमें पता है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, पोजीशन और मूवमेंट दोनों एक साथ नहीं पता चलेगा, तो कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। हर इवेंट की एक प्रोबेबिलिटी होती है। और इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि जब क्वांटम फ्लक्चुएशन से हमारा यूनिवर्स आ सकता है तो और भी तरह के यूनिवर्स पैदा हो सकते हैं और अलग अलग यूनिवर्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी। तो मतलब अलग अलग यूनिवर्स मतलब ऐसे हो सकते हैं कि हर यूनिवर्स में कुछ अलग फिजिक्स के लॉज होते हों, लेकिन जो हमारा यूनिवर्स है ये भी उनमें से एक है और इसके पैदा होने की कोई प्रोबेबिलिटी होगी। दोस्तों, अब हम मनुष्य की बात कर लेते हैं। अगर हम मान लें कि 1 लाख तरह के यूनिवर्स होते हैं तो इतना तो हम जरूर मान सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में मनुष्य हैं। हम दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं कि हर तरह के यूनिवर्स में मनुष्य हैं, वो कैसे भी प्राणी उधर, हमको नहीं लेना देना है। हम इस वीडियो में स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, जो हमारे पास एविडेंस है उसी पे बात करेंगे। तो जो लाखों यूनिवर्स हैं उसमें कम से कम एक यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में मनुष्य तो है, ये हमारे पास एविडेंस है। अब यूनिवर्स की प्रोबेबिलिटीज को देखें तो हमारे यूनिवर्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो सकती है। हो सकता है कि करोड़ों क्वांटम फ्लक्चुएशंस में, अरबों क्वांटम फ्लक्चुएशंस में हमारी तरह का यूनिवर्स बनता हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे समक्ष एविडेंस है कि हमारा यूनिवर्स एक बार जरूर बना है। अब वो करोड़ों बार में बना हो, अरबों बार में बना हो, ये हमें नहीं पता है। प्रोबेबिलिटी हो सकता है 0.0000001 हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी है क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक बार बना है। अब हमारा यूनिवर्स जब एक बार बन जाता है तो उसमें मनुष्य के बनने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में समझना पड़ेगा।
अब दोस्तों पृथ्वी पर जीवन पनपा तो उसके लिए पृथ्वी पर वैसा माहौल था, एटमॉस्फेयर था वैसा। और अगर देखा जाए तो विज्ञान ने जब स्टडी की और ऐसा पता लगाया तो हमारे मिल्की वे में ही 200 करोड़ पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ब्रह्मांड में ऐसा माना जाता है कि 50 बिलियन गैलेक्सीज हैं, जो मतलब हमारे संज्ञान में है कि हम इतनी कैलकुलेशन किए हैं, कितनी होंगी ये हमें नहीं पता है। तो 5000 करोड़ गैलेक्सीज हैं, हर एक गैलेक्सी में 200 करोड़ पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, तो उनमें से किसी एक पर भी जीवन पनप जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों जहां एक तरफ हमारे यूनिवर्स के बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो है, करोड़ों अरबों बार में कहीं एक बार बनता है, लेकिन हमारा यूनिवर्स जब बन जाता है तो इसमें इतनी संभावनाएं हैं जीवन के पनपने की, क्योंकि हर गैलेक्सी में 200 करोड़ पृथ्वी जैसे ग्रह हैं और कितनी ढेर सारी गैलेक्सीज बन रही हैं, तो इंसान के बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यूनिवर्स भले हमारा कभी कभी बनता हो, लेकिन जब यूनिवर्स बन जाता है तो मनुष्य जरूर किसी न किसी रूप में किसी न किसी ग्रह पर जरूर पनप जाएंगे। तो दोस्तों अब पुनर्जन्म को देख लेते हैं। अब दोस्तों हम सभी मनुष्यों के शरीर के हर एक सेल में डीएनए होता है, और डीएनए क्या करता है, डीएनए हमारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। मतलब डीएनए से ही हमें पता चलता है कि हमारी शारीरिक संरचना कैसी होगी, हमारे जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, वो कैसे पैदा होंगे, हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या होगी। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है डीएनए स्टोर करता है, और ये डीएनए हर एक स्पीसीज का अलग अलग होता है। इनफैक्ट मनुष्य में भी हर एक मनुष्य का जो जीन सीक्वेंस है वो अलग अलग होता है, यूनिक होता है। अब डीएनए बनता कैसे है? डीएनए बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजन बेस होती है। और ये नाइट्रोजन बेस 4 तरह की होती है। अगर आपने बायो पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 तरह की नाइट्रोजन बेस होती हैं, जिनको हम कैपिटल ए, कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई सीक्वेंस है अलग अलग ऑर्डर में, फिर ये अलग अलग तरह के गुण शो करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ACT GTT है, और मान लीजिए ये जो सीक्वेंस है ये हमारे लिए नीली आंख बनाता है, तो ACTT GCT मान लीजिए हो गया GTT की जगह, तो हमारे लिए भूरी आंख बना देगा। तो इस सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। और डीएनए और जीन में काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती होगी। तो डीएनए फुल स्ट्रैंड को बोलते हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर है, और जीन उसके कुछ कुछ पार्ट्स को बोलते हैं। तो जीन की जो सीक्वेंसिंग होती है कि अलग अलग तरह से अगर सीक्वेंस होता है तो अलग तरह का मनुष्य बन जाता है। दोस्तों मैथमेटिकली देखा गया है कि जो हमारा डीएनए है, जो हमारे जीन से बना है, जीन की अलग अलग कॉम्बिनेशन की सीक्वेंसिंग हुई है, उससे बनता है। तो अगर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएं, ढेर सारे बनाते जाएं, तो मैक्सिमम हम 10⁻30 यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि डीएनए से मैक्सिमम 10⁻30 ह्यूमन बन सकते हैं, जो कि एकदम यूनिक होंगे। और अगर हम काउंट करें तो अभी तक हिस्ट्री में जितने भी होमोसेपियंस बने हैं, चाहे वो मर गए हो या जिंदा हो, वो अभी तक केवल 100 बिलियन बने हैं। 100 बिलियन हो गया 10⁻11। तो अगर परसेंटेज निकाला जाए कि कितने मनुष्य बन सकते हैं और कितने बने हैं, तो ऑलमोस्ट जीरो होगा, क्योंकि 10⁻11 बाई 10⁻30 इंटू 100 करेंगे तो 10⁻−17 के करीब आएगा। और 10⁻17 तो ऑलमोस्ट जीरो होगा, क्योंकि आप 10⁻−17 को देखें तो 0.0000 आप करते जाइए, इतने ही ह्यूमन बने हैं। तो अगर आपको समझना तो आप ऐसे समझिए कि इतने बड़े समुद्र से आप एक लोटा पानी निकाल लीजिए, इतने ह्यूमन बने हैं। पॉसिबिलिटी समुद्र वाली है, लेकिन अभी बने कितने हैं? एक लोटा मनुष्य। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आता है कि हम बहुत सुपर लकी हैं, मतलब हम जीवन देख भी पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये कि जिस हिसाब से हमारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगले 100 बिलियन इंसान और पैदा होने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए पृथ्वी पर एक बार में 200 बिलियन पीपल पैदा होते हैं, इंसान पैदा होते हैं, तो कुछ भी नहीं है। डीएनए की जो कैपेसिटी है पैदा करने की, वो 10⁻30 है, और आप 10⁻11 में खेल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 0% ही हो गया। तो एक ग्रह पर एक समय पर अगर पृथ्वी मान लीजिए अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार होमोसेपियंस बनाती है, तो 0% होमोसेपियंस ही बनते हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी, मतलब हमारे होने की जो चांस है, वो इतनी कम है कि हमारा होना ही बहुत लकी हो जाता है। अब दोस्तों किसी एक इंडिविजुअल को लिया जाए, जैसे मुझे लिया जाए, और ये देखा जाए कि मेरे फिर से पैदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या मेरे पैदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा कि अभी तक तो 200 बिलियन लोगों की हमने प्रोबेबिलिटी देखी थी, 10⁻11 देखा था 10⁻30 से। अब मैं एक यूनिक, मैं जो हूँ विशाल चौरसिया, अगर इसको बनना है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तब तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि 1/10⁻30 करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻−28 आएगा, और ये ऑलमोस्ट जीरो हो गई, मतलब जीरो ये इम्पॉसिबल हो गई। तो मेरा इस पृथ्वी पर फिर से जन्म लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है, और जैसे कि मैंने बताया कि हर एक गैलेक्सी में 200 करोड़ पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, मतलब कि अगर यूनिवर्स की बात करेंगे तो ट्रिलियन में आपके चली जाएंगी पृथ्वियों की संख्या। तो जब इतनी संख्या है तो भले एक पृथ्वी पर
मेरे मैनिफेस्ट होने की जो चांस है वो 10⁻⁻28 है, लेकिन जब करोड़ों पृथ्वी हैं, अरबों पृथ्वी हैं, तो ये चांस थोड़ा सा बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से मेरी पृथ्वी पर, यहाँ पर मेरे होने की चांसेस भले कम है दोबारा पैदा होने की, लेकिन किसी और पृथ्वी पर पैदा होने की चांसेस फिर भी बन जाती हैं। और अगर मैं कहीं मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं, मान लीजिए कि मैं इस पृथ्वी पर भी नहीं बना और किसी पृथ्वी पर भी नहीं बना, इस यूनिवर्स में भी नहीं बना, और मान लीजिए कि दूसरे यूनिवर्स में भी मनुष्य अगर होते हों, हमें नहीं पता है, और वहां भी नहीं बना, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि मुझे मुक्ति मिल गई, जिसे हम अपने धर्म में बोलते हैं कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना। तो अगर डीएनए सीक्वेंसिंग ने, जो डीएनए है उसने मुझे मैनिफेस्ट नहीं किया, तो क्या हुआ, फिर मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा गया। इसीलिए बोलते हैं कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, हम इस सीक्वेंसिंग में आए ही ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हमारा यूनिवर्स बने, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हो सकती है प्रोबेबिलिटी ज्यादा भी हो, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन अगर बहुत ढेर सारे यूनिवर्स हैं और क्वांटम फ्लक्चुएशन से हमारा यूनिवर्स बन रहा है तो कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, जीरो के ही पास हो सकती है, लेकिन जीरो से ज्यादा ही होगी। तो हमारा यूनिवर्स बन जाए, उसके बाद फिर मनुष्य बने। अब अगर एक पृथ्वी पर बार बार मनुष्य बने, जैसे कि हमारी पृथ्वी और इसी पर मनुष्य बने, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, खासकर उसी तरह के, मतलब पुनर्जन्म हो जाए एक ही पृथ्वी पर, ये तो असंभव सी बात है। मैंने आपको बताया कि 10⁻⁻28 की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ढेर सारी पृथ्वी हैं, ढेर सारी गैलेक्सीज हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका पुनर्जन्म हो, आपके जैसा इंसान दूसरे ग्रह पर फिर से बन जाए। अब ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना बने, अगर आप कहीं नहीं मैनिफेस्ट हो रहे हैं, किसी भी जगह पे नहीं हो रहे हैं, तो आपको मोक्ष मिल गया है, आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, ऐसा माना जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, आप साइमल्टेनियसली भी बहुत ढेर सारी जगह पे हो सकते हैं, हो सकता है एक विशाल चौरसिया यहाँ पे है तो 10-12 विशाल चौरसिया और भी अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है, मैंने हर चीज की पॉसिबिलिटी आपको बता दी है, लेकिन पुनर्जन्म को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं 10⁻30, तो मेरी प्रोबेबिलिटी भी है, जीरो तो नहीं है, 10⁻⁻28 है, लेकिन है तो। और अगर ये समय हमेशा से रिपीट होते आ रहा है तो करोड़ों, लाखों, अरबों बार में कभी ना कभी फिर से विशाल चौरसिया बन जाएगा, फिर से आप बन जाएंगे, क्योंकि है तो मॉलिक्यूल से, है तो एटम से, तो उनके उसी तरह से जोड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है कुछ ना कुछ है, जीरो से तो ज्यादा ही है, तो कभी ना कभी आप फिर से बन सकते हैं, किसी और जगह पे बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसी पृथ्वी पर फिर से बनना है तो ये बात वही हो गई, आप इतने लकी हो गए, उस बंदर की तरह लकी हो गए जो टाइपराइटर पर उल्टा सीधा हाथ मार रहा हो और उससे प्रेमचंद के उपन्यास लिख जाए। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप सहारा रेगिस्तान गए और वहां पर सारे दानों को आपने गिना, एक एक रेत के एक दानों को, और उसमें से एक निकाल के चले आए। तो अब आप मान लीजिए कि वहां कितने दाने होंगे रेत के, और उसमें से एक को निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि उसमें से आपने अपने आप को निकाला। तो इतनी पॉसिबिलिटी है और आपको प्रोबेबिलिटी बता दी। अब ये समझ सकते हैं कि हम मैनिफेस्ट हो रहे हैं कि मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, इसको कोई ना कोई तो चूज कर रहा होगा, कोई ना कोई शक्ति तो डिसाइड कर रही होगी कि कौन से डीएनए जो हैं, किस तरह के कॉम्बिनेशन एक ग्रह पर आते हैं। बायोलॉजी से हम समझ सकते हैं कि पेरेंट्स ऐसे हों तो बच्चे कैसे होंगे, लेकिन वो जो उस तरह के जो सीक्वेंस है, उस तरह के ही जो लोग हैं एक पर्टिकुलर जगह पे क्यों पैदा होते जा रहे हैं और हम ही क्यों उस ग्रह पर है, उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति तो होगी जो डिसाइड करती होगी कि डीएनए से कौन से मनुष्य आने वाले हैं उस जगह पर और कौन से नहीं। तो ये पूरा मेरा पुनर्जन्म के पीछे आपको वैज्ञानिक और गणितीय तरीके से समझाने के लिए वीडियो बनाई थी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो भी डाउट होगा या कुछ नया जानने को मिला होगा या कुछ क्यूरियोसिटी के लिए और भी दरवाजे खुले होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो को यहीं दूंगा विराम, तब तक के लिए जय श्री राम।